नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, क्या भारत सरकार ने देश और दुनिया के सामने चीन के आक्रामक रवैये को और हिंसक कार्रवाई को ठीक ढंग से रखा है? क्या वो दुनिया को ये बता पा रही है कि चीन ने किस तरह से उसकी सीमाओं का उल्लंघन किया है, उसकी भूमि पर कब्जा किया है और अपनी हिंसक कार्रवाई के ज़रिए वो किस तरह से युद्ध की आग भड़का रहा है? क्या वो ये दुनिया को बता पा रहा है कि अगर चीन को इस समय भी न रोका गया तो इसके कितने घातक परिणाम निकल सकते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आधुनिक युद्ध में प्रचार का बहुत महत्व है। यानी अब एक जंग अगर सरहद पर लड़ी जाती है तो दूसरी प्रचार के मोर्चे पर, और जो इस मोर्चे पर जितना ताकतवर और प्रभावशाली होता है वह उतना ही विश्व जनमत को प्रभावित कर पाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो देश जितने अच्छे ढंग से दुनिया के सामने अपना पक्ष रखेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा सुनी और मानी जाएगी। इसे प्रोपेगेंडा वार भी कहते हैं। प्रोपेगेंडा वार एक तरह से परसेप्शन का युद्ध है, नज़रिया का युद्ध है। देश और दुनिया के हर हिस्से में ये परसेप्शन क्रिएट करने का ज़रिया है कि हम सही हैं और जो हमारे ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की पर आमादा है, जो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, वो गलत है। इसके ज़रिए दूसरे देशों की नाजायज़ हरकतों को उजागर किया जाता है और अपने देश की एक सकारात्मक छवि बिल्ड की जाती है, पेश की जाती है। इसमें ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि दूसरा देश हमलावर है और आप शांति के पक्षधर हैं, आप शांति चाहते हैं। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बचाव में कर रहे हैं और ऐसा करना आपका हक है। ये पूरी दुनिया इस हक को मानती है। इसी के आधार पर दुनिया अपनी राय बनाती है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमलावर है और कौन शांति का पक्षधर है। अब अगर हम चीन से चल रहे विवाद के संदर्भ में इसे लें तो भारत सरकार की कोशिश होनी चाहिए थी कि दुनिया को बताए कि चीन ने किस तरह से उसकी भारतीय भूमि पर कब्जा किया है, 60 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सैनिकों की जान लेने पर आमादा है। 20 से ज़्यादा जानें वो ले चुका है। उसे बताना चाहिए था कि चीन के विस्तारवादी रवैये, इरादे, एजेंडे क्या हैं और किस तरह से वो तमाम तय नियम कायदों का उल्लंघन कर रहा है, उनको धता बता रहा है और ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहा है जिसमें जंग के हालात बन सकते हैं। भारत को दुनिया के सामने ये स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए थी कि चीन ने कैसे पिछले 2 महीनों में भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण किया है, कैसे उसने भारतीय भूमि हड़पी है। उसे ये भी बताना चाहिए कि 6 जून को जो लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर की बातचीत हुई थी उसमें जो सहमति बनी थी उसके बावजूद चीन ने डी एस्केलेशन के दौरान उसका उल्लंघन किया और उसके सैनिकों को मार डाला। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने ये काम प्रभावी ढंग से किया है। ये स्पष्ट दिख रहा है कि सरकार इस प्रोपेगेंडा युद्ध में चीन के मुकाबले पिछड़ रही है। वो दुनिया को ये सारे सच बताने से या तो कतरा रही है या घबरा रही है। कतराने की वजह ये समझ में आती है कि वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहती और बातचीत के ज़रिए अभी भी उसे उम्मीद है कि इसे सुलझा लिया जाएगा, इसका समाधान ढूंढ लिया जाएगा। ये बहुत ही स्पष्ट बात है कि एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई इशू चला जाता है, कोई मुद्दा चला जाता है तो फिर बात हाथ से निकल जाती है क्योंकि वो तूल पकड़ने लगती है और फिर दोनों पक्ष दावे प्रतिदावे करते हैं और फिर बात बिगड़ती चली जाती है, तो उसको संभालना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि भारत सरकार इससे अभी कतरा रही हो, अभी थोड़ा शांति से चलना चाहती हो। कतराने की दूसरी वजह ये हो सकती है कि सरकार को अपने दावों पर भरोसा ना हो। उसे ये लगता हो कि वो जो दावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करने जा रही है उसके लिए उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है या वो दावा टिक नहीं पाएगा। अगर बिना आत्मविश्वास और तैयारी के ऐसा किया गया तो जाहिर है कि ये भारत पर उल्टा भी पड़ सकता है। तो
हो सकता है कि भारत सरकार के मन में इसको लेकर दुविधा हो। जहाँ तक घबराने की बात है तो उसकी भी स्पष्ट वजहें हमारे सामने हैं, और वो ये हैं कि सरकार को लग रहा है कि ऐसा करना घरेलू राजनीति में उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अव्वल तो ऐसे करने का मतलब है कि उसे सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि चीन ने उसकी 60 किलोमीटर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, हड़प ली है और उसने गंवा दी है। तो अब उसे वो वापस लेने की स्थिति में भी नहीं है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक जोखिम है। एक कहना चाहिए कि इससे भारी नुकसान हो सकता है। आप जो पार्टी और जो नेता बीजेपी के 1 इंच ज़मीन के लिए भी समझौता करने को तैयार नहीं है, दम ठोकते थे, खम ठोकते थे कि हम किसी भी स्तर पर भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर समझौता नहीं करेंगे, तो वो 60 किलोमीटर भूमि पर कैसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लें कि वो हमारे हाथ से निकल गई है, हमारा देश उतना छोटा हो गया है। इसलिए इस मुद्दे पर सरकार ने होठ सी रखे हैं। विपक्षी दलों द्वारा बार बार पूछे जाने पर और खोचे जाने के बावजूद भी वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ना प्रधानमंत्री, ना रक्षा मंत्री, ना विदेश मंत्री, पूरी सरकार इस मामले में चुप है। यही हाल उसका चीनी हमले को लेकर है, जिस हमले में हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं। इस हमले के बारे में भी उसका यही रवैया है। चीनी हमले के बारे में अभी तक उसकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। छोटी मोटी जानकारी, स्टेटमेंट आए हैं, स्पष्टीकरण नहीं आया है, और ना ही इस हमले के बारे में कोई विवरण देने को तैयार है। प्रोपेगेंडा वार इस तरह से नहीं लड़ी जाती है। इसके लिए आपको खुलकर, पूरे मन से, पूरे आत्मविश्वास के साथ मोर्चे पर जुटना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपने सारे साजो सामान के साथ। चीन द्वारा लड़ी जा रही इस जंग को देखिए। अब चीन किस तरह से इस जंग को लड़ रहा है, प्रचार की, उसको देखिए तो आपको अंतर दोनों का और समझ में आ जाएगा। वो पूरी आक्रामकता के साथ प्रचार कर रहा है। हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके हमको ही आंखें दिखा रहा है और हमको ही दोषी भी बता रहा है। उसका दावा है कि गलवान घाटी की वो तमाम भूमि उसी की थी। यहाँ तक कि भारतीय सैनिकों पर हुए हिंसक हमले के लिए भी उसने भारत को जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने उकसाने की कार्रवाई की, भारतीय सैनिक उसके हिस्से में आए और वहाँ इस तरह की हरकत की जिसकी वजह से टकराव हुआ और उस टकराव में भारतीय सैनिक मारे गए हैं। बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो बातचीत 6 जून को हुई थी दोनों पक्षों के बीच में, जिससे बड़ी उम्मीदें की गई थी, उस बातचीत में भी चीन ने ऐसा ही आक्रामक रवैया अख्तियार किया था और ज़मीन खाली करने से तो साफ मना कर दिया था। उस बातचीत के बारे में भी हमारी सरकार ने कोई ठोस जानकारियां न देश से बांटी न दुनिया से बांटी, और ऐसा लगता है कि जैसे घबरा कर या समझौता करके उसने चुप्पी साध ली है। तो उसने हर स्तर पर चीन ने दबाव बना रखा है, बातचीत के स्तर पर, सीमा के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के मामले में भी। तो हम ये देखकर कह सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा वार का पहला राउंड था, भारत सरकार, मोदी सरकार उस राउंड में बुरी तरह से हार गई है। और ये तब है जब भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, उसकी दुनिया भर में एक लोकतांत्रिक देश होने की प्रतिष्ठा है। चीन इस मामले में हमारे सामने कहीं नहीं टिकता और उसके द्वारा दी जाने वाली तमाम जानकारियों की, सूचनाओं की विश्वसनीयता भारत के मुकाबले बहुत कम रहती है। चीन जिस तरह का बंद देश है, उसमें उससे निकलने वाली सूचनाओं को हमेशा सवालों के घेरे में रखा जाता है। तो हमारी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा है, हम उसका फ़ायदा हमारी सरकार नहीं उठा पाई रही है, नहीं उठाया है। अब ये तो भारत सरकार के लिए सर्वाधिक अनुकूल स्थितियाँ थीं और तब भी वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाई है। अब देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है, बल्कि उनकी पार्टी की भी, कि वो प्रोपेगेंडा के उस्ताद हैं। झूठ को सच के रूप में प्रस्तुत करना, सच को झूठ बता देना और बड़े पैमाने पर मीडिया संसाधनों का, साधनों का इस्तेमाल करना, अपने संगठन का इस्तेमाल करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस्तेमाल करना और जो भी भारतवंशी बाहर बसे हैं उनका इस्तेमाल करके एक माहौल क्रिएट करना उसको बहुत बखूबी आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो केवल राजनीतिक कामों के लिए इस्तेमाल होता है, पार्टी के लिए कामों के लिए इस्तेमाल होता है और राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति, सत्ता हासिल करने के लिए करते हैं।
अभी जब ये उनकी जो खूबी है, जो एक्सपर्टीज़ है प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट होने की, उसके इस्तेमाल की यहाँ ज़रूरत थी। अगर वो इस स्तर पर जाकर अपनी खूबियों का इस्तेमाल करती तो शायद आज चीन के मुकाबले हम बेहतर स्थिति पर होते। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छे ढंग से कह रहे होते, दुनिया हमारी अच्छी बातों को अच्छे ढंग से सुन रही होती। आप देखिए कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर मुल्क, जो ताकतवर मुल्क हैं, वो भारत के साथ हैं एक तरह से, क्योंकि वो चीन के ख़िलाफ़ हैं। आप भारत के साथ ना भी माने, लेकिन चीन के ख़िलाफ़ है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे देश। और ये भारत सरकार को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था कि इन देशों को साथ लेते हुए, इनको इन्फॉर्मेशन देते हुए और प्रचार के इनके अपने साधनों का इस्तेमाल करके एक पूरी फ़िज़ा बना सकती थी वो, कि ये जो चीन कर रहा है ये गलत कर रहा है और उसको रोका जाना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार इस मामले में, इस मोर्चे पर पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुई है। अगर अब भी वो न चेती तो आगे चलकर देश को इसके और भी बुरे परिणाम सामने झेलने पड़ेंगे। राजनीतिक स्वार्थ अपनी जगह हैं, लेकिन जो राष्ट्रहित हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। जो सच है, चाहे वो सीमा पर कब्ज़े का मामला हो, भारतीय भूमि का, या भारतीय सैनिकों की हत्याओं का मामला हो, उसके मामले में सरकार को दो टूक होकर सामने आना चाहिए, देश के सामने भी और दुनिया के सामने भी। तभी वो अपनी बात को आगे बढ़ा पाएगी। अगर इस तरह से कतरा कर और घबरा कर व्यवहार करेगी तो निश्चित रूप से वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी, देश का नुकसान ही करेगी, जो कि उसने पहले राउंड में कर भी दिया है। मित्रों, ये थी आज की वीडियो चर्चा। उम्मीद है कि ये जो प्रोपेगेंडा वार है, जिसको मैं चीन के संदर्भ में, भारत चीन विवाद के संदर्भ में आपके सामने रख रहा था, आप उसके महत्व को और बेहतर तरीके से अब देख पा रहे होंगे और अपने स्तर पर इसका विश्लेषण करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।